Next is Kirchhoff's law. So Kirchhoff proposed two law here. एक तो है किर्चॉफ्स करंट लॉ, इन शॉर्ट इसको कहते हैं KCL, और दूसरा है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन शॉर्ट कहते हैं KVL। तो चलो देखते हैं पहले किर्चॉफ्स करंट लॉ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ currents meeting at a point or junction is 0. So let us see this one. Suppose the junction, और यहाँ 5 करंट मीट किया हुआ है, I1, I2, I3, I4, I5, 5 कंडक्टर्स, दे आर मीटिंग एट ए जंक्शन O. अब बाय कन्वेंशन, देयर इज ए कन्वेंशन, इफ करंट एंटर्स इनटू द जंक्शन, इफ इट इज ए जंक्शन, अगर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो फिर करंट को पॉजिटिव देते हैं। अगर करंट जंक्शन से निकल कर आ रहा है, इफ इट लीव्स द जंक्शन, देन इट इज गिवन ए नेगेटिव साइन। तो ये जो है डेफिनेशन, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, सपोज करंट आई एन इक्वल टू 1 टू सपोज एन इक्वल टू एन, सो आई एन इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द करंट meeting at a junction is 0, n equal to 1 to n. Okay, so see here, अब अगर हम लोग KCL ये सर्किट में अप्लाई करेंगे तो फिर I1 ये क्या हो रहा है, करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और ये जो करंट है जंक्शन से निकल के जा रहा है, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये भी निकल के आ रहा है ये जंक्शन से, ये भी नेगेटिव होगा। अब ये करंट अंदर जा रहा है तो फिर ये पॉजिटिव होगा, ये अंदर जा रहा है पॉजिटिव का। तो सबको अगर हम लोग समेशन बनाएंगे तो फिर I1 माइनस I2 माइनस I3 एंड प्लस I4 प्लस I5, टोटल क्या होगा, 0 होगा। ये है किर्चॉफ्स करंट लॉ और KCL। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो फिर I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये होगा। और ये क्या है, दे आर द करेंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन, दे आर द करेंट्स विच आर लिविंग द जंक्शन। सो हम लोग यहाँ और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करेंट्स लिविंग द जंक्शन। तो जितना करंट अंदर आ रहा है उतना करंट निकल के भी जा रहा है। सो अनदर फॉर्म ऑफ KCL। अब KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाउ लुक एट हियर द डेफिनेशन। इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको मैश भी कहते हैं, MESH, मैश। इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs equal to the algebraic sum of the products of currents and resistances acting at various arms of the closed loop of circuit. So mathematically हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, algebraic sum of the product of current and resistances is equal to algebraic sum of the EMFs acting in the mesh. यहाँ जो है assumptions है, there are 4 assumptions. If the direction of current is clockwise, then it is given a positive sign. अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, करंट को, इसको करंट को। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर करंट को एक माइनस साइन देते हैं, करंट इज गिवन नेगेटिव साइन। इफ करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो कि ये एक कंडक्टर है, यहाँ सोर्स ऑफ EMF है, अब ये वाला है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर करंट इस तरफ से फ्लो हो रहा है, मान लो कि इफ करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज गिवन ए पॉजिटिव साइन, एंड किसको पॉजिटिव साइन देंगे, EMF को। इफ करंट लीव्स द नेगेटिव टर्मिनल, देन EMF इज गिवन नेगेटिव साइन। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये करंट नेगेटिव टर्मिनल को लीव करके जा रहा है, तो ये जो EMF है इसको हम लोग नेगेटिव देंगे। और मान लो कि ये ऐसा होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ करंट आ रहा है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है तो EMF को पॉजिटिव देंगे। सो ये दो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन याद रखना है।
नाउ कंसीडर दिस सर्किट। अब ये सर्किट को हम लोग देखेंगे और अप्लाई करेंगे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये दो मेश देखो ABC, पहले तो ABC मेश देखते हैं, इन मेश ABC। अब ये ABC मेश में I1 R1 ये जो करंट है डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इस तरफ। तो I1 इंटू R1 ये क्या हो जाएगा, करंट का क्या देंगे हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव देंगे, सो I1 R1। अब ये I2 R2 है, I2 करंट है, R2 रेजिस्टेंस है, I2 R2 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो फिर प्लस I2 R2 होगा यहाँ। अब ये जो है I5 R5 ये कौन सा डायरेक्शन है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो इसको हम लोग नेगेटिव देंगे करंट को, सो I5 इंटू R5 इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या क्या EMF है, अब ये EMF E1 है, E2 भी है। EMF E1 को हम लोग क्या कौन सा साइन देंगे यहाँ, ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो EMF पॉजिटिव होगा, सो E1 प्लस हो गया। और E2 जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के आ रहा है करंट, सो हम लोग इसको नेगेटिव देंगे, सो माइनस E2 हो गया। अब ये वाला जो मैश है क्लोज लूप ऑफ सर्किट देखो, इन ACD क्लोज लूप ऑफ सर्किट में यहाँ करंट I4 है, करंट I5 है एंड करंट I3 है, ये तीनों है। तो I3 जो है ये कौन सी डायरेक्शन, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है ये करंट, तो इसको नेगेटिव देंगे, तो I3 माइनस I3 R3। अब ये जो है I4 ये पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फिर I4 R4 प्लस हो गया I4 R4, और I5 R5 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फिर I5 को हम प्लस देंगे, तो प्लस I5 R5 इक्वल टू, इसके अंदर सिर्फ एक ही तो क्या है EMF है, E1 है, सो जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल लीव कर रहा है तो E1 को हम लोग क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, तो इस इक्वल टू E1। सो ये दोनों मैच में हम लोग अप्लाई किए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Next is your application of Kirchhoff's law to Wheatstone bridge. So this is an arrangement of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is an electrical arrangement which consists of 4 resistances, out of which P and Q these are known resistances, R is variable resistance, S is unknown resistance, and here galvanometer G is there through which current Ig is flowing. There is a key K2, key K1 is here, and source of EMF battery is here. So the whole thing, that means the resistances, galvanometer, battery and key, they are arranged like this. So here P and Q, these are two known resistances. R is here variable resistance and S is unknown resistance. G is galvanometer, here battery, source of EMF and keys are there. So let us apply Kirchhoff's law to this both the loop. Now first of all let us apply your KCL. Applying KCL, Kirchhoff's current law to B and D, these two junctions, B junction and D junction. So at B junction, अब ये जो करंट है अंदर जा रहा है तो I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा I1, और I2 IG क्या है, निकल के आ रहा है तो माइनस होगा, माइनस IG. I2 it is also leaving the junction, so it is again negative, minus I2 total equal to क्या होना चाहिए, 0. Then at junction D, अब I3 अंदर आ रहा है तो फिर पॉजिटिव होगा I3, IG भी पॉइंट की तरफ आ रहा है तो फिर पॉजिटिव होगा IG, और ये I4 निकल के जा रहा है, it is leaving the junction, so we can give a negative sign, so I4 equal to 0.
Let this be equation number 1, this be equation number 2. अब applying KVL. Applying KVL. Now if we apply KVL to the mesh A, B, D and B, C, D. So in A, B, D पहले देखते हैं A, B, D, A, B, D. I1P ये रेजिस्टेंस है P, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर पॉजिटिव होगा. सो I1P ये है भी पॉजिटिव डायरेक्शन, IG इंटू जी प्लस IG इंटू जी, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो फिर माइनस I3R. इसके अंदर कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है तो ये जीरो हो गया. अब इन दिस मेश in B, C, D, let us say I2 R2, I2 and Q, okay, I2 and Q ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर I2 Q को हम लोग पॉजिटिव देंगे. I2 Q देन IGG क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फिर नेगेटिव होगा, माइनस IGG, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है I4S, माइनस I4S. कोई भी EMF नहीं है तो फिर जीरो. इक्वेशन 3, इक्वेशन 4. अब very importantly here, if we vary this variable resistance R, then the current flowing through this arm will also vary. अगर ये रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर देंगे तो फिर इस तरफ करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा. तो हम लोग इसको कम करके कुछ ऐसे एडजस्ट करना है ताकि IG के अंदर जो करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट आ रहा है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. इसको कहते हैं नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन और बैलेंस्ड कंडीशन. सो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके कुछ ऐसा वैल्यू करेंगे जबकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. दैट कंडीशन को कहते हैं नॉन डिफ्लेक्शन कंडीशन और बैलेंस्ड कंडीशन. सो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन IG इक्वल टू जीरो. सो अगर हम लोग यहाँ IG को जीरो इधर जीरो कर देंगे तो फिर इक्वेशन 1, 2, 3, 4 क्या बन जाएगा. इक्वेशन 1 बन जाएगा I1 इक्वल टू I2, इक्वेशन 2 बन जाएगा I3 इक्वल टू I4, इक्वेशन 3 बन जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो I1P इक्वल टू I3R, और ये I2Q इक्वल टू I4S बन जाएगा. अब ये चार फिर से इक्वेशन निकल के आ गया. अब लेकिन I1 इक्वल टू I2 है तो फिर ये I1 इक्वल टू है यस, हाँ, I1 इक्वल टू I2. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. नाउ let this be equation 5, equation 6, equation 7, equation 8. Now dividing equation 7 by 8, equation 7 by equation 8 क्या होगा, I1P by I2Q इक्वल टू I3R by I4S. लेकिन I1 इक्वल टू I2 है ये वाला इक्वेशन, तो ये कट जाएगा. I3 इक्वल टू I4 है तो फिर ये कटेगा. तो फाइनली वी हैव गॉट P by Q इक्वल टू R by S. दैट इम्प्लाइज S इक्वल टू R इंटू Q by P. So unknown resistance equal to the resistance that is adjusted in the adjustable resistance R arm होल इंटू Q by P. ये दोनों नोन है, इसको हम लोग एडजस्ट किए हुए हैं तो अननोन रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा. अब ये एक सिंपल प्रॉब्लम है. फॉर द Wheatstone ब्रिज सर्किट ऑफ द गिवन फिगर, दिस वन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. वेरी सिंपल है. P इज 1 ohm, ये गिवन है 1 ohm, Q इज 2 ohm, R इज अगेन 3 ohm. What should be the value of S to be adjusted
सो एज टू अचीव बैलेंस्ड कंडीशन। बट अंडर बैलेंस्ड कंडीशन हमें पता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। सो एस का वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल है ये, एस इक्वल टू R इंटू क्यू बाई पी। R इज गिवन हियर, R इज 3, देन all right, okay, then Q is given 2 here and P is 1 here, so this is 6 ohm, so ये हो जाएगा 6 ohm। okay, thank you।